गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बाकी लोग भी सो रहे हैं क्या? हाफ ऑफ यू आर स्टिल स्लीपिंग। चलिए एक बार और, है ना? यार आप लोग जो है मतलब योगदान आप लोगों का उतना ही होना चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सिर्फ देख रहे हो, बोल रहे हैं। अच्छा, मास्क पहना है इसलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आप लोग जो कोटा बंद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, सो हम लोगों ने अभी तक कहां तक पढ़ लिया है? टर्बिडिटी। चलिए ठीक है। हम लोगों ने कल की क्लास में स्टार्ट किया था विद द रिवीजन पार्ट, और फिर हम लोगों ने सस्पेंडेड सॉलिड पे बात करना चालू करी थी। और सस्पेंडेड सॉलिड में हम लोगों ने ये बात देखी थी कि सस्पेंडेड सॉलिड हो चाहे डिसॉल्व सॉलिड हो, दो तरह के होते हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब जिनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कि या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का डिफरेंसेस कल हम लोगों ने जाना था, और वो सिंपल सा था कि ऑर्गेनिक मतलब वो जिसमें कि हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्डिंग क्या है, क्या है, वीक है, राइट। ऑर्गेनिक का कौन सा वाला भाग? बायोडिग्रेडेबल वाला भाग। ऑर्गेनिक का बायोडिग्रेडेबल वाला भाग जिसमें कि हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए बैक्टीरिया उनके बॉन्ड आसानी से तोड़ पाते हैं, और इसीलिए उन्हें हम डीकम्पोज या फिर हम कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबली दे कैन बी डीकम्पोज, ठीक है। हम बायोलॉजिकली डीकम्पोज हो सकते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास इनऑर्गेनिक मैटर जो है, इनऑर्गेनिक सॉलिड जो है, या हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है, ठीक है, इसमें दिक्कत ये आती है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना बैक्टीरिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इट मे टेक इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट मतलब हमारे लिए 5,000 साल 10,000 साल एक इनफाइनाइट टाइम की कैटेगरी में लिया जा सकता है। तो उस केस में बैक्टीरिया द्वारा वो बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बायोलॉजिकली, ठीक है। हमने ये देखा था कि हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक थी ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक, जिसका हम आज की तारीख में कोई इस्तेमाल करते नहीं है। अनदर वन इज फिल्टर पेपर टेक्निक। फिल्टर पेपर टेक्निक में सिंपल सा फंडा था, पानी का सैंपल लिया, फिल्टर पेपर से पास करा दिया, जो नीचे चला गया उससे अभी कोई मतलब नहीं, जो ऊपर रह गया दैट इज अ रेसिड्यू, ठीक है। जो रेसिड्यू है उसमें अभी भी कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, उस मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में कभी ये टेम्परेचर की रेंज 104 डिग्री लिखी आ जाए तो घबराना मत। 104 मतलब 100 से लेके 105 के बीच में हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहीं भी जा सकता है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, वो कहीं भी ना कभी प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। द प्रेशर दैट एक्सर्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे क्या होगा, पानी उतनी ही जल्दी बॉईल करना चालू कर देगा या उतना लेट बॉईल करना चालू करेगा? हाँ, लेट या जल्दी? जल्दी या लेट? सभी लोगों को समझ में आता है जल्दी, लेट, ठीक है। मुझे बताओ प्रेशर कुकर में क्या होता है? पानी टेम्परेचर मतलब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एट अ हायर टेम्परेचर पर जाकर मिलता है। बॉइलिंग पॉइंट हायर टेम्परेचर पर जाकर मिलता है, मतलब वो हाई टेम्परेचर हमारे पास जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। ये इतनी सी बात है। तो प्रेशर कुकर में अगर आप दाल बना रहे हो तो आपको जो दाल बन रही है वो जल्दी बन जाएगी, कारण उसका सिर्फ इतना सा कि अब हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं कर रहा है, वो बॉईल कर रहा है टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 115 टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री सेल्सियस पर दाल को गलाना ज्यादा आसान हो जाता है, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वहीं पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास इन जनरल केसेस 100 से 105 की रेंज में लिया जा सकता है, इसलिए हमने 105 मैक्सिमम लिमिट लिख रखी है। हमारे पास जब 105 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कंटेंट बचेगा, जो पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर था, कह दिया यही सस्पेंडेड सॉलिड है। किसी को जानना है कि इसमें से कितना ऑर्गेनिक है कितना इनऑर्गेनिक है, तो इसी को हीट कर दो, कितने पे? 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दोगे, ऑर्गेनिक कंटेंट वेपराइज हो जाएगा, बचेगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनऑर्गेनिक, या फिर मान सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड की कहानी थी। सस्पेंडेड सॉलिड की परमिसिबल लिमिट
इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कितनी होगी? सस्पेंडेड सॉलिड की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में परमिसिबल लिमिट कितनी होगी? 30 mg पर लीटर। और टोटल सॉलिड्स की 500 mg पर लीटर। अगर मैंने आपसे पूछा कल को, ठीक है, पानी के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड होना चाहिए? आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में आपके पास कितने अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड होना चाहिए जो आपके घर में आ रहा है? हाँ, कितना? 0.5 कहां से लेके आए ये? 0.05 क्या है? हाँ, mg पर लीटर, ये कहां से लेकर के? मैंने बताया। आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जो घर में आपके पानी आ रहा है, जो आपने वो पानी अपने ग्लास में ले लिया है और अब उस आप पीने जा रहे हो, उस पानी में कितना सस्पेंडेड सॉलिड होना चाहिए? कितना? 30 mg पर लीटर। अच्छा, अगर मान लो नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी एक काम करो, 30 मिलीग्राम का सस्पेंडेड सॉलिड लेके आओ, डाल दो। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू से। मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने पूछा कितना होना चाहिए। डिजायर्ड कितना है? जीरो। अरे, आप चाहे कलयुग में रहते हो, लेकिन क्या हमेशा मतलब अगर अच्छी चीज मिल रही है तो भी बुरे के लिए ही क्या सपने देखोगे कि नहीं ठीक है यार अच्छा है लेकिन अच्छे की तो आदत नहीं है, बुरा ही दे दो? नहीं। डिजायर्ड कितना है? आप क्या सोचोगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन परमिसिबल कितना है? क्योंकि इससे कम करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और इतने से हमारा काम चल जाएगा, वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? अरे आइए, नहीं आई तो कल को कोई पूछे कि आपके पीने के पानी में गंदगी कितनी होनी चाहिए, आप क्या बोलोगे? नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कितनी परमिसिबल है तो उसकी लिमिट बीआईएस ने हमें दे दी कि इतना चलेगा, इससे ज्यादा आपको साफ नहीं मिल सकता, ये वाली कंडीशन। बात समझ में आई? अच्छा, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट रेफर टू? हाँ, ये लास्ट लिमिट, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। फेल मतलब आप, हाँ समझ रहा हूं मैं कि आप जो है वो फील कर पा रहे हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, राइट? ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम हमारे पीने के पानी में इससे ज्यादा अमाउंट का सॉलिड्स, ठीक है, परमिट नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा अमाउंट का सॉलिड है तो वो पानी वैसे भी किसी काम का नहीं रहेगा, कंज्यूमर विल नॉट बी एबल टू यूज, और आपके सिस्टम जो है वो धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। तो ये एक किसी इमरजेंसी के केस में परमिसिबल है। क्लियर है क्या पॉइंट इतना सभी को? ठीक है। अच्छा, हमारे पास हमने अगले पैरामीटर पर बात किया था, एंड अनदर पैरामीटर वाज क्या था? टर्बिडिटी। ठीक है, तो टर्बिडिटी में हम लोगों ने क्या बात की थी? टर्बिडिटी होती क्या है? व्हाट डज टर्बिडिटी मीन? इनएबिलिटी टू। अच्छा चलो ठीक है, एक बात करते हैं। कल देवेंद्र आया था यहाँ पर, है ना? देवेंद्र ने आप लोगों से कुछ बात की होगी। देवेंद्र की बातों में से एक आप लोगों को थीम, मतलब जो कह सकते हैं कि समरी पूरी उसकी बात की ये निकाल लेनी चाहिए थी कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो हार्ड वर्क मतलब क्या? चीजें जितनी ज्यादा सटीक पता होंगी उतना ज्यादा आपके लिए तैयारी करना आसान रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फोकस, ठीक है, फोकस उतना ज्यादा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फोकस मेंटेन करोगे उतना कम पढ़ना पड़ेगा, और जितना कम पढ़ना पड़ेगा आप उतना ज्यादा फील फ्री करोगे। ठीक है, मतलब फ्री फील करोगे। सिर्फ फ्री फील करोगे मतलब क्या? मतलब ये कि यू पीपल आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, कुछ लोग शायद लॉकडाउन के पहले से पढ़ रहे हो। धीरे धीरे स्ट्रेस होने लगता है, तो स्ट्रेस कम कैसे होगा? जितने दिन आपने दिए वो हर एक दिन आपका काउंट हो। काउंट हो मतलब कि कल जो आपने पढ़ा वो आपके ब्रेन में अभी तक बहुत अच्छे तरीके से स्टोर हो जाना चाहिए था। आप ये मत विचार करना कि सब्जेक्ट खत्म होगा, फिर जो हमारी कॉपी बनेगी उस कॉपी को फिर मैं उस दिन जो है वो श्री गणेश करूंगा और उस पर जो है वो पढ़ना चालू करूंगा, और उसके बाद में क्वेश्चन लगाना चालू करूंगा, और फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करूंगा। ये सब नहीं करना, ठीक है? ये आपको अभी से मैंने मना किया है कि 2-3 दिन तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो थोड़े दिन में उसके बाद आई विल गाइड,
कि कैसे क्या करना है, लेकिन हाँ जितनी चीजें क्लास में बोलता हूँ वो चीजें एकदम सटीक तरीके से आप लोगों को वैसे ही ध्यान रखनी जैसी बताते चले जा रहा हूँ। सब इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए आई कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इनटू दी सब्जेक्ट। अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, आप खुद भी उसके पात्र रहोगे, कहानियां आएंगी, एग्जाम्पल्स आएंगे, देयर विल बी एंटरटेनमेंट इनटू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्सिटी से हटाने के लिए। तो आप लोग कहानियां में मत घुस जाइएगा। पहली बात, कहानी सिर्फ उस टॉपिक को समझने के लिए, कहानियों से सब्जेक्ट को ध्यान मत रखना। ठीक है, बढ़ते आगे। तो हमारे पास टर्बिडिटी के बारे में हम लोगों ने जाना कि टर्बिडिटी हमारे पास हमारे पानी की, हम लोग क्या करते हैं अगर हमारे पास मान लो कोई ऐसे बार बार अगर हमें कोई डिस्टर्ब करेगा तो क्या करते हैं हम लोग? स्विच ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग पता होगा मोबाइल में एक ऑप्शन होता है एयरप्लेन मोड का। वैसे तो वो एयरप्लेन के लिए, लेकिन अपन इंडिया में जो है वो कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास टर्बिडिटी क्या है? टर्बिडिटी एबिलिटी ऑफ द वाटर टू लेट पास द सनलाइट थ्रू इट, पहली चीज। या फिर टर्बिडिटी इज द इनएबिलिटी टू सी थ्रू इट। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक बेटे की लाइफ खराब होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा, इंक्रस्टेशन ऑफ द पाइपलाइंस होता है, और साथ में हमारे पास बैक्टीरिया के लिए हाइडिंग प्लेसेस मिल जाती है, और साथ में साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, टर्बिडिटी से अगर इतनी दिक्कतें हैं तो टर्बिडिटी को मेजर करना हमें आना चाहिए। मेजर करने के हमने चार तरीके के बारे में बात करी। वन वाज टर्बिडिटी रॉड मेथड, एक था जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, एक था हमारे पास बेलिस टर्बिडिटी मीटर, और एक है हमारे पास नेफ्लोमीटर। चार तरह के मेथड में से दो तरह के मेथड पे कल बात की थी। टर्बिडिटी रॉड मेथड और हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मेथड दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो प्रिंसिपल है क्या? लॉन्गर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट ने जितना ज्यादा लंबा पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, उतनी ही कम पानी की टर्बिडिटी है। ठीक है, लेसर इज दी टर्बिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास जो दोनों मेथड हमने पढ़ी वो दोनों इन एक्यूरेट मेथड्स हैं, इन एफिशिएंट मेथड है, एक्यूरेसी बहुत कम है, इसलिए हम उन मेथड्स को पीने के पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड 25 पीपीएम से कम की टर्बिडिटी को मेजर नहीं कर पाता है, हम इसलिए भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास लैब मेथड जैक्सन टर्बिडिटी मेथड है, फील्ड मेथड हमारे पास रॉड मेथड है। अच्छा, टर्बिडिटी रॉड मेथड में हमारे पास कंडीशन ये है कि हम यहाँ पर जो स्केल यूज करते हैं, ठीक है, इस स्केल में जो नीडल यूज होगी वो प्लेटिनम नीडल होगी, जिसका डायमीटर 1 mm के बराबर होगा और लेंथ इसकी 25 mm के बराबर होगी। ठीक है, ये प्लेटिनम नीडल की कहानी है, टर्बिडिटी रॉड की कहानी नहीं है, है ना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सैंपल बनाया जाता है वो स्टैंडर्ड सैंपल कैसे बनाया जाएगा? by addition of silica dioxide in the form of silica powder in 1 liter of pure water। ये ऐसे ही याद रखना है, सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिखा आएगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगली बात करते हैं, जैक्सन में भी सेम टू सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड सैंपल बनाया गया। ठीक है, लेकिन दोनों मेथड अच्छी नहीं थी, हमें और एडवांस, हमें और बारीकी से टर्बिडिटी मेजर करने के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, और एडवांस इंस्ट्रूमेंट में दो इंस्ट्रूमेंट बना गए, वन वाज बेलीज और एक है हमारे पास कौन सा? नेफ्लोमीटर। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा। कल कुछ लिखा था कि हमने इनके बारे में? नहीं लिखा था। एक काम करें, सबसे पहले डायग्राम बनाएं, जो हमने कल लिखा था उसी के नीचे सबसे पहले डायग्राम बनाएं। आप लोगों के पास टाइम टेबल आ चुका है इस वाले वीक का, 28, 29, 30। एग्जाम कितने लोगों की है? 28, 29, 30। ओके, 2 बजे से एग्जाम है ना आप लोगों की, दिन में 2 बजे से। तो क्लास की टाइमिंग क्या है आप लोगों के एनवायरनमेंट की? 9:30 से 12:30 चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। और उसके बाद की शाम वाली क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, तो 3 दिन में आप लोग का पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 31 को इट इज अ हॉलीडे। देखा आप लोगों ने टाइम टेबल? नहीं देखा? कितने लोगों ने टाइम टेबल देखा ही नहीं अभी तक? हाँ, मतलब देख लिया ना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे बताओ इसके बाद और कितने लोगों की एग्जाम है? कब एग्जाम? थोड़ा सा जोर से बोलो। अरे ऐसे मतलब 3 तारीख से 10 तारीख में मतलब ये शादी थोड़ी चल रही है कि अपन 7 दिन के जो है बहाने बैठा दे और अपन जो है वो छुट्टी कर दें। आप एग्जैक्ट डेट बताओ मुझे। 6 और 7 को गेट है। मैं
सारे बच्चों को पहले तो ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले अपना गोल क्लियर करें कि गेट करना है या फिर कुछ और करना है। तो गेट के लिए तो छुट्टी आई डोंट थिंक कि हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। आर यू प्रिपेयर्ड, मतलब गेट के लिए आप लोगों में से कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट? नहीं, प्रिपेयरिंग मतलब पेपर देना इज डिफरेंट और प्रिपेयर करके पेपर देना इज डिफरेंट। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना कोई मतलब नहीं। थाउजेंड्स ऑफ एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर क्लियरिंग कट ऑफ और कोई मतलब निकलता नहीं। अच्छा, कोई आप लोगों में कुछ ऐसे भी है क्या कि सर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो कम से कम एमटेक में दाखिला ले लेंगे, और एमटेक में दाखिला लेंगे 2 साल तक स्टाइपेंड आते रहेगा तो घर वालों से जो है वो परेशानी तो नहीं होगी? यही है टारगेट? नहीं मतलब फ्रेंकली बताओ, ये टारगेट कुछ लोगों का होता है और वो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं इस टाइम पे कि सर कुछ भी करके गेट तो क्लियर करना ही है। किसी कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन ले लेंगे, 12,500 रुपए मिलते रहेंगे पर मंथ, और कम से कम 2 साल तक घर वाले ये नहीं पूछेंगे कि तुम कर क्या रहे हो। एनी वन ऑफ यू, ऐसा कोई है आप में से? आप लोग मतलब बात बचपन से ऐसे ही हो क्या, चुप मतलब बात करने वाले नहीं हो आप लोग? देखो जितना ज्यादा फ्रेंकली आप, देखो हर्षित सर से आप बात नहीं कर सकते, पहली बात है, ठीक है? वो आपको तुरंत उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। बट आई एम देयर टू रिजोल्व ऑल योर क्वेरीज, ठीक है? मन में कोई भी विचार हो, सवाल हो, मुसीबतें हो, ठीक है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। लेकिन आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा। पहली बात ये, बकवास नहीं करना है ना? मतलब ऐसी बातें जो सच में भी, जो जिसका आपको प्रॉब्लम है और सोल्यूशन निकालना चाहते हो, है ना? ऐसी बकवास नहीं। सर आप ये बताओ सर, मतलब सुबह सुबह नींद नहीं खुलती, क्या करें? अरे मैं उठा के फिर मैं भी बाहर फेंक दूंगा। तो नींद नहीं खुलती वो सभी की, हमारे साथ भी दिक्कत है कि हमारी भी नींद नहीं खुलती अगर हम रात को 1 बजे घर जा रहे हैं तो, ठीक है? तो इन दैट केस ये सब ये पर्सनल है। लेकिन हाँ, कोई ऐसी समस्या हो, अगर आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो ना कि सर एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं और 12,500 मिलते रहेंगे तो घर से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत अच्छा थॉट होता है। इट इज अ वेरी गुड थॉट, ठीक है? करते रहो करते रहो करते रहो, यू विल हैव 2 years ऑफ टाइम, घर वाले प्रेशर नहीं करेंगे आप पे, और उतने टाइम में यू विल बी एबल टू लैंड अप समवेयर। कोई ऐसी अच्छी जॉब लग जाएगी तैयारी करते करते कि घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कर क्या रहे थे, तुम क्या करने लगे हो और तुम कहाँ पहुंच गए हो। दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस। अगर आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल नहीं है तो ये लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और सोचिएगा कि कैन यू डू दिस। लगता है कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं 6 घंटे 8 घंटे, और लगातार पढ़ते रहेंगे और किसी दिन एक दिन जेईई की एग्जाम निकाल लेंगे और हमारा जो है वो उद्धार हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो गुड थॉट। लेकिन एक जगह माइंड क्लियर रखिएगा, सिर्फ इसलिए मत गेट की एग्जाम दीजिएगा कि क्या पता उस दिन ऐसी किस्मत चमक जाए कि जितने क्वेश्चन आए हो सब हमसे बन जाए और हम जो है वो गेट के टॉपर बन जाए। गेट इज अ एग्जाम जिसमें तुक्के नहीं लगते, जिसमें किस्मत किसी की नहीं चमकती है, ठीक है? इट इज ओनली एंड ओनली दी हार्ड वर्क दैट यू पुट। सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है इंडिया की टेक्निकल के लेवल पर, ठीक है? एंड इट टेक्स एवरीथिंग दैट यू कैन गिव। मतलब अगर आप टाइम पास भी कर रहे हो पिछले 1 साल या 2 साल या 3 साल से, या 6 महीने से या 1 महीने से या 8 दिन से, तो भी गेट जो है वो आपको ले डूबती है। तो इसलिए मैं, मेरा सजेशन है कि पर्सनल सजेशन है, एक ट्रू गाइडेंस है कि अगर गेट करना है तो गेट के लिए लगना पड़ेगा 1 साल 2 साल 3 साल तक। अगर सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके एमटेक में एडमिशन लेना है, 4 महीने की प्रिपरेशन इनफ है। अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि किस्मत चमक जाएगी और उस दिन कुछ कर बैठेंगे और शायद तक ऊपर से फरिश्ता है और हमारे पेपर में कुछ लिख दे और हम जो एग्जाम निकाल ले, कैन नॉट बी द केस। तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। आई विल थिंक अपॉन इट कि उस दिन छुट्टी रखी जा सकती है नहीं रखी जा सकती। पेपर तो एक ही दिन होगा शायद। कितनी तारीख को है? आपने 2 ब्रांचेस से फिल किया है क्या? अच्छा, यू हैव ऑलरेडी। तो एनवायरमेंट का मतलब एमटेक के बाद, या फिर एनवायरमेंट एंड साइंसेस के पेपर है? ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3, 5, 8, 10 में पेपर है आपका और 6, 7 के ये बोल रहे हैं, ठीक है? ये तो एक फेस्टिवल बन जाएगा बिना मतलब का, है ना? ठीक है, विल थिंक अपॉन इट, देखेंगे। 5 नहीं, 3, 5, 8, 10, 6, 7, 4 तारीख ही बचा बीच में खाली, ठीक। सो वी कमिंग ऑन टू दी पार्ट कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारे पास एक लाइट सोर्स अवेलेबल है, ठीक है? साथ में डायग्राम बनाते चले जाए, ठीक है? डायग्राम के अंदर बीच बीच में चेंजेस होते रहते हैं, तो डायग्राम इतना बड़ा बनाइएगा। कॉपी में कंजूसी मत करिएगा, पहली बार बता देता हूँ। कॉपी में कंजूसी करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। 4 पेज कम भरोगे
लेकिन उस 4 पेज में ना आप टाटा या ना अंबानी बन पाओगे, ठीक है। तो कॉपी जो है इतनी क्लियर बनाइएगा कि बीच में कभी लगे किसी दिन कि आपको कोई भी आपको चीजें अपडेट करना है नोट्स में, कोई क्वेश्चन वहां पुटअप करना है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करते लग रही है कि ये मेरे नोट्स के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, या मुझे इसको इस तरीके से लिखकर समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत स्पेसेस रहनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे आप लोगों से मैंने देखा है कॉपी के एकदम यहां से चालू करते लिखना, ठीक है, और यहां यहां तक लिखते हैं और इधर भी लिख देते हैं। तो ऐसे में जो है आपके पास गुंजाइश नहीं बचेगी, ठीक है। इन दैट केस ये सारी चीजें मत करिएगा, कीप सम स्पेसेस इन बिटवीन, जिससे कि आप चीजों को अपडेट कर सके। सो इन दैट हमारे पास ये जो है यहाँ पर ये सोर्स लगा हुआ है, लाइट का सोर्स। तो लाइट के सोर्स से हमारे पास यहाँ पर एक फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, दिस इज अ फोटो डिटेक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास लाइट के इंसिडेंस के डायरेक्शन में, समझना जरा, लाइट के इंसिडेंस के डायरेक्शन में अगर कोई फोटोमीटर लगा है तो उस डिवाइस को हम कहते हैं बेलीज। और अगर लाइट के डायरेक्शन, इंसिडेंस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई फोटोमीटर लगा है तो वी कॉल इट एज नेफ्लोमीटर, ठीक है। इन दैट केस दिस इज रेफर्ड एज नेफ्लोमीटर। तो ये हमारे पास हो जाते हैं फोटोमीटर्स। आप लोग की कॉलेज की लैब में क्या आप लोगों ने ये डिवाइस देखा है क्या? जितने लोगों ने किसी गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है शायद तक वहां देखने को मिला होगा, या फिर जिन लोगों ने एम किया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आपने देखा होगा, ठीक है, यू माइट हैव सीन इट। तो ये जो डिवाइस होता है इस डिवाइस को नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या नाम देते हैं इसको? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डिवाइस का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लेकिन अंदर कोई चेंजेस कर दोगे तो इसके नाम बदलते चले जाएंगे, ठीक है। अभी आगे चलकर ऐसे ही डिवाइस का एक और नाम बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, दिस इज अ लाइट सोर्स, this is light source, and these are basically the cuvettes. अगर डायग्राम बना लिया हो तो उसके नीचे बनाते रहें, और उसके नीचे 2 कॉलम डालिएगा, एक कॉलम में लिखिएगा बेलीज और एक कॉलम में लिखिएगा नेफ्लोमीटर। लिखिए बेलीज, लिखे बेलीज के नीचे, पॉइंट लिखे बेलीज के नीचे सभी लोग। हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, बेलीज में लिखिएगा पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिएगा बेलीज में, हियर द फोटोमीटर्स आर प्लेस्ड, फोटोमीटर्स या फोटो डिटेक्टर्स दोनों एक ही बातें होती है। हियर द फोटोमीटर्स आर प्लेस्ड, here the photometers are placed behind the, here the photometers are placed behind the, here the photometers are placed behind the, behind the water sample, behind the water sample, in the, in the, in the incidence, in the incidence direction of, in the incidence direction of light, in the incidence direction of light, in the incidence direction of light, ठीक है। नेफ्लोमीटर में लिखिएगा, here the photo detectors are, here the photo detectors are, here the photo detectors are
placed here, the photo detectors are placed perpendicular to the perpendicular to the perpendicular to the direction of incident light, perpendicular to the direction of incident light, perpendicular to the direction of incident light. 42 के नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा, मीन्स दे वर्क ऑन, मीन्स दे वर्क ऑन absorption principle, means they work on absorption principle. और नेफ्लोमीटर में लिखिएगा, मीन्स दे वर्क ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल, 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 स्कैटरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों ही मेथड्स के लिए एक कॉमन पॉइंट लिखिएगा, दोनों ही मेथड्स के लिए एक कॉमन पॉइंट लिखिएगा, write down the common point for both of them. ठीक है, in both the above methods, in both the above methods, in both the above methods, standard sample is prepared by, standard sample is prepared by, is prepared by addition of in both the above method, standard sample is prepared by addition of formazine, by addition of formazine, ये लिखी स्पेलिंग FORMAZIN, formazine, in 1 liter of pure water, in 1 liter of pure water, in 1 liter of pure water. तो दोनों ही मेथड में आपके पास क्या होता है, फॉर्मजिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पिछले मेथड में सिलिका का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा नोट करके, राइट डाउन द नोट, नेक्स्ट पॉइंट, in both the above methods, in both the above methods, color matching technique is used, color matching technique is used, color matching technique is used, color matching technique is used where, color matching technique is used where, color matching technique is used where color induced by, color induced in test sample, color induced in test sample, color induced in test sample when subjected to a, when subjected to a source of light, color induced in test sample when subjected to a source of light, when subjected to a source of light in in नहीं, is matched MATCHED, is matched with, is matched with color of, is matched with color of standard sample, is matched with color of standard sample, and if it matches, and if it matches then, and if it matches then, then the turbidity, then the turbidity of the test sample, then the turbidity of the test sample is same as that of, is same as that of, is same as that of standard sample.
तो ये हो जाएगा हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड सैंपल और ये हो जाएगा हमारे पास कोई एक टेस्ट सैंपल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बढ़ेगा आगे, अगला पॉइंट लिखिएगा। जनरली जनरली कॉमन पॉइंट ही चल रहा है। जनरली जनरली बैलीज बैलीज is used to detect generally Bayes is used to detect turbidity between 1 ppm to 10 ppm, between 1 ppm to 10 ppm, between 1 ppm to 10 ppm, whereas nephlometer whereas nephlometer whereas nephlometer can detect turbidity can detect turbidity can detect turbidity even lesser than 1 ppm, even lesser than 1 ppm, even lesser than 1 ppm, even lesser than 1 ppm. अगला पॉइंट, in the above methods in the above methods in the above methods the units of measurement the units of measurement are the units of measurement are या तो हम ppm का इस्तेमाल कर लें या हम mg पर लीटर का इस्तेमाल कर लें। और हमने यहां पर सिलिका का इस्तेमाल तो नहीं किया, फॉर्मजिन का इस्तेमाल किया, तो उसको कहते हैं फॉर्मजिन टर्बिडिटी यूनिट। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मजिन टर्बिडिटी यूनिट। और नेफ्लोमीटर के अंदर नेफ्लोमीटर का इस्तेमाल आज की तारीख में बहुत ज्यादा करते हैं हम, तो उसके लिए यूनिट को नाम देते हैं नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। क्या नाम देते हैं इसको? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। इट इज अ न्यू न्यू कन्वर्जन ऑफ यूनिट जिसमें कि हमारे पास वेयर 1 ppm is equal to 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 3 NTU के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज दी कन्वर्जन कि एक मतलब 1 mg पर लीटर जनरली 3 NTU को रिप्रेजेंट करेगा, वेयर NTU इज व्हाट? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। सर ये कैसे? ये डिवाइस के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो NTU में आती है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, एनटीयू में आती है, तो उसको हम जनरली ये रेफर करते हैं कि जितनी भी एनटीयू की वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो वो हमारे पास एमजी पर लीटर में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हैज टू बी रिमेंबर्ड। ये डायरेक्ट कन्वर्जन है। हमारे पास अगर हम बात करें टर्बिडिटी के लिए, तो टर्बिडिटी हमारा एक पैरामीटर बन जाता है जिसकी हमारे पास पानी के अंदर परमिसिबल लिमिट, इफ आई टॉक अबाउट परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट, या फिर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू द टर्बिडिटी, टर्बिडिटी में आज की तारीख में हम नेफ्लोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट को भी एनटीयू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वी कॉल इट एज, हमारे पास 1 NTU तक परमिसिबल है, 1 NTU तक परमिसिबल है, एंड इट कैन गो अप टू 10 NTU। एक्सट्रीम केसेस में, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी 10 NTU तक परमिसिबल है, लेकिन टर्बिडिटी आपके पास 1 NTU तक पानी में अगर रोज भी इतनी जाने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
इतनी टर्बिडिटी रोज जो पानी हम पी रहे हैं उसमें चलेगी, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और नुकसान होगा भी तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म नुकसान मतलब सालों में, 30 साल, 20 साल, 40 साल, उसमें नुकसान होगा हमारे पास, और उस नुकसान को हम नजर मतलब आज की तारीख में खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि पोल्यूशन तो है एनवायरनमेंट में, ठीक है, लेकिन उस पोल्यूशन से बचने के लिए ना तो हम घर में बैठे रह सकते हैं, ना दिन रात हम जो है मास्क लगाकर घूम सकते हैं। वी कैन नॉट यूजिंग स्टॉप व्हीकल्स, ठीक है, हम ना व्हीकल्स का यूज करना बंद कर सकते हैं, ना इंडस्ट्री को बंद कर सकते हैं, ना डेवलपमेंट बंद कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सहन करके चलते रहना पड़ेगा। क्या आगे, शेल वी मूव अहेड नाउ? अरे बढ़े क्या आगे, बढ़े आगे। ये लिख लिया सभी लोगों ने, परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट, या फिर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉस्ट फॉर रिजेक्शन। क्लियर है बात इतनी? मैंने पहली क्लास में आप लोग बताया था कि हम इसको ऐसे ही लिखकर चलेंगे, बार बार इस पर दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे, एक बार समझना था कि इनका मतलब क्या होता है, बाकी फिर ये सारे लिमिट्स को एज इट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो दी गई है एज इट इज याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये था हमारे पास सेकंड फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर जिसको हमने कंप्लीट किया। बात करते हैं अगला पैरामीटर, पानी के अंदर कलर। क्या पानी के अंदर अगर कलर हुआ तो क्या हमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कैसे दिक्कत है मान लो, बोलो क्या दिक्कत है? साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होगा कि भाई पानी शायद गंदा होगा इसलिए हम उस पानी को पिएंगे नहीं, राइट? ठीक है, और क्या? पानी के अंदर कलर हुआ, कोई किसी ने मान लो आपको एक ग्लास पानी दिया, कांच के ग्लास में पानी है, कलर दिखाई दे रहा है, व्हाट आर यू गोइंग टू फील? सबसे पहली बात कि सर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी बन जाएगी कि पानी शायद खराब हो सकता है तो हम नहीं पिएंगे, और हर एक इंसान यही सोचेगा। अगर उसके घर में आप पानी दोगे और पानी के अंदर अगर रेडिश रेडिश कलर रहा तो इंसान वो पानी नहीं पिएगा, वो कतराएगा उस पानी को पीने से। हो सकता है वो पानी को जो है ओवर ट्रीट करने की कोशिश करे जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए। दूसरा रीजन, कलर चेंज है तो इम्प्यूरिटीज भी ज्यादा होंगी। ऐसा क्यों? जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का कलर अलग है लेकिन उसमें इम्प्यूरिटी है क्या? नहीं है। रसना बनाया मान लो आपने घर बैठे बैठे, क्या उसमें इम्प्यूरिटी है क्या? फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर मतलब आप किसको फ्रेश वाटर कहते हो? जो किसी सोर्स से उठाया आपने, राइट? ठीक है। अच्छा मुझे इतना बताओ, मान लो आपके बोरिंग से पानी आया, ठीक है, मतलब आपने बोरिंग से पानी निकाला, कलर थोड़ा सा ब्राउनिश है, आपको क्या लगता है उसमें इम्प्यूरिटीज है? कौन सी इम्प्यूरिटी है? सैंड, सैंड से कभी भी कलर नहीं आएगा, सैंड से डायरेक्टली कलर नहीं आएगा, वो तो अपने पाउडर फॉर्म में उसको डाल दोगे, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, वो टर्बिडिटी कॉज करेगा। सैंड देखो समझना ऐसी चीज, अगर सैंड पानी में घुल जाती तो इतने सालों से बारिश हो रही है, सैंड हर साल की बारिश में घुलते 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 सब खत्म हो जाती। सैंड नहीं घुलती, ना क्ले घुलता, ना सैंड घुलती, ना सिल्ट घुलता है, ना कोई ग्रेवल घुल रहा, कुछ भी नहीं घुल रहा है, ठीक है। फिर से बोलो, पाइपलाइन में रस्टिंग होगी इसलिए हमारे पास पानी में ब्राउनिश कलर आ सकता है, और क्या? आयंस है, सॉल्ट्स उसके अंदर ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पानी में अभी तो सिर्फ फिजिकली हमें देखने को लग रहा है कि पानी में कलर है, अभी हमने इसका केमिकल पैरामीटर तो टेस्ट नहीं किया। सिर्फ पानी में कलर हो जाने की वजह से आप कैसे यूज करने से मना कर दोगे? जस्ट टेल मी वन थिंग। एक तो पहला हो गया साइकोलॉजिकल इवेंट कि सर पानी शायद तक हो सकता है कि इसमें कुछ गंदगियां हो या कुछ इंप्योरिटीज हो इसलिए हम नहीं पिएंगे, और क्या दिक्कत? स्मेल क्यों आएगी? व्हाई डू वी हैव स्मेल? मे बी, हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं कि पानी में स्मेल भी होगी, अगर कलर दिखाई दे रहा है तो स्मेल भी होगी, और हो सकता है, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा लेकिन हो सकता है, ठीक है। और क्या दिक्कत? सोचो। हाँ, डिसॉल्व सॉलिड कहाँ है? सस्पेंडेड सॉलिड, अच्छा आप हैं, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड अगर पानी में है, ठीक है, तो वो कलर कंड्यूस करेगा। आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी है क्या, अली बाबा 40 चोर? हाँ, वो ऐसे खजाने की खोज में चल रहा होता है, एक झरने के पीछे गुफा दिखती है, उस गुफा में जाता है, उस गुफा में पानी भरा हुआ है और उस पानी के नीचे सोना चमक रहा होता है ना? तो पूरा पानी कैसा दिखता है? सुनहरे कलर का दिखता है। पानी सुनहरे कलर का दिखाई दे रहा है, उसे क्या लगेगा कि पानी सुनहरे कलर का है, लेकिन अच्छा उसमें से अगर सोना निकाल लिया तो पानी अब सुनहरा दिखाई देगा क्या?
नहीं दिखाई देगा। सस्पेंडेड सॉलिड पानी में अगर है और उनको निकाल दो तो अब पानी में कलर बचा क्या? नहीं बचा, डू नॉट हैव कलर। अगर पानी में कलर आया तो पानी में कलर दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। पहली बात, हमारे पास पानी में जो कलर आएगा दैट कैन बी ड्यू टू टू डिफरेंट रीजंस। कलर को हम या तो कह दें एपेरेंट कलर, पानी को हम या तो कह दें एपेरेंट कलर, या हम पानी में कह दें कि उसके अंदर जो कलर है वो ट्रू कलर है। अब ये ट्रू कलर और ये एपेरेंट कलर का मतलब क्या? एपेरेंट कलर का मतलब ये कि पानी में कलर दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो पानी के अंदर नहीं है, पानी में कोई चीज ऐसी पड़ी है जिसके रिफ्लेक्शन के कारण पानी में कलर दिखाई दे रहा है। एपेरेंट का मतलब होता है जो है नहीं लेकिन लग रहा है, ठीक है, जो नकली जैसा दिखाई दे रहा है। तो एपेरेंट कलर हमेशा आपके पानी में होगा ड्यू टू सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। अगर उनको निकाल दोगे तो पानी में से कलर भी निकल गया, अब पानी में कलर बचा नहीं। लेकिन अगर पानी में कोई आपके पास डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, तो चाहे अब इस पानी में से आप कुछ भी कर लो, आप चाहे पानी को छान दो या पानी में चाहे हाथ डाल के ऐसे वापस बाहर निकाल लो, कुछ बाहर नहीं निकल पाएगा और ना पानी में से कलर निकल पाएगा। दिस इज व्हाट ट्रू कलर इज, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। ट्रू कलर से पहली दिक्कत साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट हो गया। दूसरी दिक्कत ये जैसे व्हाइट शर्ट पहन रखी है, आज व्हाइट है, घर जाके पानी में धो दूंगा जिसमें पानी में कलर है, कल ये पिंक हो जाएगी, मेरे पास शर्ट कितनी हो गई? दो हो गई, ठीक है। इन दैट केस लॉन्ड्री में हमारे पास इससे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अगर कलर्ड वाटर है, रोज रोज पब्लिक को कलर्ड वाटर देंगे, मान लो कलर्ड वाटर सिर्फ किसी दूसरे कारण से जिससे कोई बीमारी नहीं हो रही, इंसान को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वो लॉन्ड्री के केसेस में हमारे पास डिफेक्ट क्रिएट करेगा। दूसरी चीज ये, मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास ये जो ग्रीन ट्राउजर है, अगर मान लो इसका कलर फेड हो जाता है और मैं सोचता हूं कि मैं इस पर डाई करवा लूं, ठीक है। इन दैट केस अगर किसी पानी में किसी लॉन्ड्री वाले ने ग्रीन कलर डालने की कोशिश करी और मेरी ये ट्राउजर को वो डाई करने का सोचेगा, अगर पहले से पानी में कोई ब्राउनिश कलर या कोई रेडिश कलर है और जब वो इसमें ग्रीन कलर डालकर इसको डाई करने की सोचेगा, एट द एंड मैं मना कर दूंगा कि ये मैंने जो कलर मांगा था ये वो कलर नहीं है। रीजन क्या हुआ? डाई करने के टाइम पर कलर्ड वाटर में अगर डाई डालोगे तो इट इज गोइंग टू गिव सम अदर कलर अपार्ट फ्रॉम द कलर दैट इज रिक्वायर्ड। जो कलर चाहिए उससे कुछ अलग कलर मिलेगा, तो वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऑल दोस इंडस्ट्रीज जहां पर टेक्सटाइल, जहां पर हमारे पास कपड़ों की इंडस्ट्रीज होती है, उनको डाई करने होते हैं अलग अलग तरह के कपड़े, ठीक है, तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारे पास कलर्ड वाटर से साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट, दूसरा लॉन्ड्री में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तीसरा डाई पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर पानी में हमें इसको डिटेक्ट करने के तरीके समझने होंगे। पानी में कैसे पता लगे कि पानी में कलर है या नहीं और कितना है कितना नहीं है? तो उसके लिए हमारी आंखों पर हम निर्भर नहीं कर सकते। किसी को पिंक कलर अच्छा लगता है, बोलेगा नहीं नहीं बढ़िया है कलर, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ब्लू कलर अच्छा लगता है, नहीं 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 सब कुछ तो सही है, इसको पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही, अच्छा लग रहा है मुझे तो। कोई कहेगा कि यार पानी में कलर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो वैसे कलर ब्लाइंड हूँ। तो इन दैट केस हम किसी भी पर्सन के विजन पे डिपेंड नहीं कर सकते। वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट। जैसा हमारे पास अभी देखा नेफ्लोमीटर, बेलिस टर्बिडिमीटर, एग्जैक्टली वैसा ही हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसमें फिर से फोटोमीटर्स लगे होते हैं जो कलर को डिटेक्ट करेंगे। आप पानी का सैंपल रखो, एक तरफ रखो अपना बिस्लरी का वाटर जो कि कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर है, एक तरफ रखो अपने पानी का सैंपल, खुद सोच के देखो, बिस्लरी की बोतल एक तरफ देखोगे, अपने घर का पानी देखोगे, थोड़ा सा घर का पानी जो बोरिंग से निकाला है थोड़ा सा पीलेपन पे होगा, होगा या नहीं होगा? बस यही चेक करना होता है कि हमारे किसी वाटर सैंपल में जो किसी सोर्स से उठाया है, क्या उसका कलर इतना ज्यादा खराब तो नहीं है कि जो कंज्यूमर यूज करना चाहता है जैसे वो देखेगा उसे लगेगा कि यार पानी तो खराब लग रहा है यार ये। तो उस केस में हमें सेम वही फोटोमीटर्स चाहिए कि जो पानी के अंदर कलर इंड्यूस होगा उस कलर इंड्यूस को पहचान सके कि यार ये कलर कितना इंड्यूस हो रहा है। अगर कलर ज्यादा है तो हम वह कह देंगे कि यार ये पानी किसी काम का नहीं। कलर बहुत कम है, इतना कम है कि इंसान को दिक्कत नहीं होगी, पहचान नहीं पाएगा कि ये येलोनेस पे है या नहीं है। मतलब अगर मान लो मैं कहूं आपसे कि आपके पास बिस्लरी की बोतल नहीं है और आपने सिर्फ अपने घर का पानी गिलास उठाया, आपको तो लगेगा पानी साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही, ठीक है। थोड़ा सा पेल कलर है, थोड़ा सा येलोनेश पर है, लेकिन कंपेयर करोगे तब, जब कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपको लगेगा पानी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, पी जाते हैं और आप पी लेते हो। इन दैट केस हमें बस यही जानना है कि ये कितने येलोनेस पे चला जाए या ये कितने डलनेस पे चला जाए कि इंसान इसको, कंज्यूमर इसको यूज करना बंद कर देगा।
डिवाइस सेम होता है लेकिन नाम बदल जाता है। अभी नेफ्लोमीटर नाम था, अब नाम पड़ जाएगा टिंटोमीटर। टिंटोमीटर क्या करता है, नेस्लर ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है। जैसे इसके अंदर क्यूवेट्स वगैरह हैं, वहां पर नेस्लर ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। उस नेस्लर ट्यूब की मदद से आप अपने स्टैंडर्ड सैंपल और टेस्ट सैंपल दोनों के कलर को मैच कराने की कोशिश करते हो, और दोनों कलर मैच कर जाएंगे तो आप कह दोगे कि जितना हमारे स्टैंडर्ड सैंपल में कलर की इंटेंसिटी है उतना ही हमारे टेस्ट सैंपल में। सर स्टैंडर्ड सैंपल में कलर क्यों आएगा? अरे स्टैंडर्ड सैंपल बनाएंगे ना हम, कैसे बनाएंगे सर? फिर से वही तरीका, 1 लीटर का प्योर वाटर लिया, उस 1 लीटर के प्योर वाटर में अगर आपको पता करना है कि ये प्योर वाटर एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें कलर की इंटेंसिटी 0, एक काम करो, थोड़ा सा कोई सोल्यूशन डाल दो, थोड़ा सा कलर बदलेगा, पानी का कलर बदलेगा, दैट इज गोइंग टू इंड्यूस कि इतना आपके पानी का कलर है। सर कितना कलर है पानी का? तो एक काम करो, जो भी आप सब्सटेंस पानी में डाल रहे हो उसी क्वांटिटी गिन लो। सर कैसे गिनना है? जैसे टर्बिडिटी में गिना था, 1 मिलीग्राम का पानी में सिलिका डाला तो हमने कह दिया 1 mg पर लीटर की टर्बिडिटी है। 2 मिलीग्राम डाला तो कह दिया 2 mg पर लीटर की पानी के अंदर क्या है, टर्बिडिटी है। 3 मिलीग्राम डाला तो कह दिया 3 mg पर लीटर की पानी में टर्बिडिटी है। उसी तरह इस बार पानी में डालो प्लेटिनम। प्लेटिनम किस फॉर्म में डालेंगे? क्लोरोप्लेटिनेट आयन के फॉर्म में। 1 मिलीग्राम का क्लोरोप्लेटिनेट आयन डालो पानी के अंदर, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे डालोगे पानी का थोड़ा सा कलर डल होगा, और उस पानी के कलर को आप जो है अपने डिवाइस के अंदर रखो, लाइट इंटेंसिटी पास कराओ, जो भी इसकी वैल्यू मिलेगी आप कह दो ये वैल्यू इंडिकेट करती है 1 mg पर लीटर के कलर को। किसके कलर को? क्लोरोप्लेटिनेट आयन के कलर को। फिर क्या करना है सर? एक काम करो, क्यूवेट में से बाहर निकालो पूरा सोल्यूशन, उसमें 2 मिलीग्राम का क्लोरोप्लेटिनेट आयन डाल दो, थोड़ा सा कलर और डल होगा, इस डल कलर को फिर से सैंपल में डालो, टेस्ट करो लाइट के सोर्स से, कुछ रीडिंग मिलेगी, कह दो जो रीडिंग मिली है वो हमारे पास 2 mg पर लीटर के कलर को इंडिकेट करती है। सर अब क्या करेंगे? ऐसे पूरा चार्ट बन जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड सैंपल का। कुछ भी नहीं करना है, कल को जब आप किसी भी इंडस्ट्री से या फिर किसी भी रिवर से पानी उठाकर लेकर आए, आपने पानी का सैंपल डाला इस सैंपल के अंदर, स्टैंडर्ड सैंपल जो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे आपने जो है सैंपल टेस्टिंग कर चुके हो पहले से, स्टैंडर्ड सैंपल को आपने टेस्ट सैंपल को आपने डाला, लाइट की इंटेंसिटी पड़ी, जो भी इसका कलर होगा वो कलर आपके स्टैंडर्ड सैंपल के कलर से मैच कराएगा। डिवाइस के अंदर सारे डाटा फीड होते हैं, जैसे ही वो उससे मैच कर देगा वो कह देगा कि हमारे चौथे नंबर वाले सैंपल के कलर से हमारे टेस्ट सैंपल कलर मैच कर रहा है। मतलब जो चौथे नंबर वाला सैंपल था उसमें 4 मिलीग्राम पर लीटर का क्लोरोप्लेटिनेट आयन था, तो शायद इसके अंदर भी कलर की इंटेंसिटी 4 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर तक की होगी। डिवाइस सारे के सारे एक ही तरीके पे काम कर रहे हैं। वो क्या है आपके पास? कलर मैचिंग टेक्निक। चाहे वो नेफ्लोमीटर हो, चाहे वो बेलीज हो, चाहे वो टिंटोमीटर हो, लेकिन सब में यूज क्या हो रहा है? एक अलग टाइप का सब्सटेंस जो उस पर्टिकुलर पैरामीटर को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब यहां से फिर से एक नई बात सामने आ जाती है। क्या एक नई बात सामने आ जाती है? कि सर जब सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में आपने बताया था तो आपने कहा था सस्पेंडेड सॉलिड को सिर्फ एक ही तरीके से नाप सकते हैं, वो है mg पर लीटर। या mg पर लीटर कहूं या ppm कह दूं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सर जब आपने टर्बिडिटी रॉड मेथड बताया तो टर्बिडिटी रॉड मेथड में आपने mg पर लीटर तो बताया, आपने ppm तो बताया, लेकिन एक नई यूनिट का नाम बता दिया, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। रीजन सिर्फ इतना सा कि हम टर्बिडिटी रॉड मेथड में टर्बिडिटी को mg पर लीटर में भी कह सकते हैं, ppm में भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रिफर करेंगे एसटीयू, क्योंकि ये इससे अलग चीज है। तो इसके लिए कुछ एक नई यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। नई यूनिट हमारे पास एसटीयू बन गई। फिर बात आई कि सर हमने जब टर्बिडिटी मेथड, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड के बारे में पढ़ा तो आपने mg पर लीटर भी बताया, ppm भी बताया, एसटीयू भी बताया, लेकिन जैक्सन ने अपनी टर्बिडिटी यूनिट दे दी। कल को जहां कहीं भी आप अगर किसी रीडिंग को पढ़ोगे और कहो, उस रीडिंग में लिखा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल 30 JTU, आपका दिमाग तुरंत ये क्लिक कर जाएगा कि ये टर्बिडिटी की वैल्यू बता रहा है और जैक्सन टर्बिडिटी मेथड से इसको टेस्ट किया गया है। अगर मैं कल को आपके सामने कोई भी वैल्यू लिख दूं 30 mg पर लीटर, आप पूछोगे सर 30 mg पर लीटर है क्या? ये क्या सस्पेंडेड सॉलिड है? क्या ये टर्बिडिटी है? तो टर्बिडिटी किसके द्वारा दी गई है? मन में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो चीजों को बहुत स्पेसिफिक डिफाइन करने के लिए यूनिट्स हमारे पास अलग अलग फॉर्म होती चलेगी। फिर बात आती है सर बेलीज टर्बिडिटी मेथड में पीपीएम भी यूज होता है क्या? बिल्कुल होता है।
हमारे पास एमजी पर लीटर भी यूज होता है, बिल्कुल होता है। एसटी यूज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सिलिका का इस्तेमाल ही नहीं किया। जेटी यूज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ जैक्सन में यूज होगा। यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? एफटीयू, फॉर्मसिन टर्बिडिटी यूनिट ज्यादा हमारे पास प्रेफरेबल हो जाएगी। तो सर क्या इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा? एफटीयू। फिर बात आती है हमारे पास नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट की, एनटीयू। ठीक है, मतलब नेफ्लोमीटर के अंदर भी चलता है, ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, ये भी चलता है, लेकिन एनटीयू ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो फिर बात समझ में आ जाती है कि यूनिट्स तो हमारे पास सारी एक जैसी चलती चली जाती है, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट बना दी गई, तो वो हमारे पास एनटीयू बन जाती है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल ये उठना चाहिए, तो सर कल को एग्जाम में अगर किसी ने पूछा कि पानी में टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, और अगर वहां पर 4 ऑप्शन आए और 4 ऑप्शन में लिखा आ गया एमजी पर लीटर या पीपीएम में, तो हम क्या मना कर दे क्या उनको कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं। एग्जामिनर आपसे इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है आपसे, वो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये वाली यूनिट सिर्फ प्रेफरेबल यूनिट्स हैं, कि जब कोई आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी यूनिट प्रेफर करना है, तो वो जो ज्यादा सही हो। लेकिन वो क्या गलत है? क्या गलत नहीं है, सही वो भी है, वो भी एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन के रूप में आ सकती है। अब यहां से बात आती है कि सर पानी के अंदर अगर हमने 1 mg पर लीटर का क्लोरोप्लेटिनेट आयन डाल दिया, तो फिर कलर की आपके पास मेजर करने की यूनिट क्या बन जाएगी? फिर से वही बन जाएगी, चाहे पीपीएम में मेजर कर लो, चाहे एमजी पर लीटर में मेजर कर लो, लेकिन ये वाली यूनिट्स तो ऑलरेडी सब जगह कॉमन चल रही है। तो कलर के लिए ऐसी क्या स्पेसिफिक यूनिट बनी? नाम बन गया हमारे पास ट्रू कलर यूनिट, टीसीयू। टीसीयू मतलब 1 टीसीयू भी 1 mg पर लीटर के बराबर ही होगा, 1 टीसीयू भी 1 ppm के बराबर ही होगा। लेकिन कलर के लिए एक नई यूनिट को नाम दे दिया गया ट्रू कलर यूनिट, या इसे हेजन यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ट्रू कलर यूनिट या फिर हेजन यूनिट भी कहते हैं। और एक कैसे बनी? पानी के अंदर जो कि प्योर वाटर है 1 लीटर का, उसमें डाल दिया गया क्या? 1 मिलीग्राम का हमने क्या डाल दिया? क्लोरोप्लेटिनेट आयन। प्लेटिनम को डाला इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था, तो हमारे पास यूनिट बन गई क्या? ट्रू कलर यूनिट, टीसीयू। ठीक है, तो हमारे पास जो ये स्केल्स होती है जिस पर हम मेजर करते हैं, जो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज होती है, इन्हें हम प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देते चले जा रहा हूं, दिमाग उतनी ही तेज प्रोसेस करते चले जाना चाहिए, अटक मत जाना कहीं बीच में, अरे यार सर ने क्या बोला, वर्ड कहाँ घूम गए, वो ट्रू कलर यूनिट आ गया, ये एमजी पर लीटर चला गया, वो एनटीयू में चले गए। सारी चीजें जितने कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं सारे के सारे सामने रख रहा हूं, और दोबारा उसको क्लियर भी करते चले आ रहा हूं। तो दिमाग जो है घूम नहीं जाना चाहिए, सारी चीजें प्रोसेस होते चले जानी चाहिए उतनी ही फास्ट। ठीक है, तो हम थे यहाँ पर कि हमारे पास कलर पानी में 2 तरीके से हो सकता है, जिसमें से इसको निकाल देंगे तो निकल जाएगा कलर, तो इसलिए उसको नाम दे दिया एपेरेंट कलर। ये निकालना मुश्किल होता है, इसके लिए ट्रीटमेंट प्रोसेसेस करनी पड़ती है, इसलिए इसको हमने नाम दिया क्या? ट्रू कलर, जो पानी में से आसानी से रिमूव नहीं होगा, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी। इन दैट केस कलर हमारे प्रॉब्लम बनता है लॉन्ड्री, डाइज और साइकोलॉजिकल इफेक्ट में। मेजर किससे करेंगे? बाय द डिवाइस रेफर्ड एज, नाम क्या दिया बताया मैंने? टिंटोमीटर। टिंटोमीटर के अंदर क्या यूज होती है? नेस्लर ट्यूब्स इस्तेमाल होती है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर के अंदर 1 mg का प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। बात समझ में आई क्या सभी को इतनी? हाँ है ना? हेडिंग लिखिएगा कलर, फिर से बोलो हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हट जाएगा। हाँ, पत्ती का कलर चला जाएगा, पत्ती को अगर पीसोगे तो जाएगा, मतलब जानते हो ना आप, धनिया की चटनी बनाओगे तो वो हरे कलर की दिखने लगती है ना? तो पीसा तभी तो बना। अगर धनिया का पूरा पौधा डाल दोगे, वो पौधा बाहर निकाल दोगे, एक ग्लास में धनिया डाल दो, पानी हरा हरा दिखने लगेगा, धनिया का पत्ता ऐसा कैसा निकाल दो, क्या कलर अब हरा दिख रहा है पानी का? नहीं। जब पीस दोगे तो उसमें से उसका जो लिक्विड पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, पत्ते को पीस दोगे तो लिक्विड पार्ट बाहर आ जाएगा और वो पानी के अंदर घुल जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? आई नहीं आई? तो निकला क्या हमारे पास? हमने सस्पेंडेड सॉलिड को तो निकाल दिया, लेकिन सस्पेंडेड सॉलिड को अगर आप पीस दोगे तो उसका तो रस बाहर आ जाएगा, और वो हमारे पास कलर इंड्यूस कर रहा है।
कौन सा डिजोल्व सॉलिड हो जाएगा? वो रस तो लिक्विड था, कुछ ऑर्गेनिक कलर कैसे निकलेगा बताओ? कौन से ऑर्गेनिक कलर निकालना चाहते हो बताओ? हाँ एग्जाम्पल, टेक एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लो। कटा टमाटर डाल दिया, ठीक है बेटा, कटे टमाटर में रस भी तो था, तो वो रस गया उसके अंदर, सॉलिड कहाँ गया? अच्छा मुझे बताओ कि खीरा खाया आप लोगों ने? खीरा खाया है? खीरा के अंदर क्या होता है? सॉलिड होता है एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये होता है, ठीक है। बस इतना हुआ कि जब खीरा बनता चला गया तो जो वाटर उसका निकला, इट कंटेन सम कलर, कुछ कलर था। फिर से बोलो। हाँ, तो बिना कुछ पीसे, ठीक है। इन दैट केस नीम के अंदर का जो रस था वही तो बाहर आया है। सस्पेंडेड सॉलिड पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या था? क्या था अंदर? रस था ना? वॉज इट अ सॉलिड? सॉलिड था क्या वो? नहीं था। फिर अच्छा मुझे बताओ, आप सभी लोगों ने पत्ते तो देखे हैं, कई तरह के पत्ते होते हैं, पत्ते को तोड़ा तो उसमें से दूध निकलने लगता है व्हाइट कलर का, देखा है क्या ऐसा? दूध से दूध कहते हैं बट इट इज अ लिक्विड पोर्शन। तो हम क्या ये कह दें क्या कि अगर हमने उस पत्ते को अंदर डाल दिया और उसको हमने पत्ते को तोड़ दिया तो जो अंदर से जो रस निकला है, वॉज इट अ सॉलिड कंटेंट? सॉलिड था क्या वो? इट वॉज नॉट अ सॉलिड, इट वॉज अ लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट पानी में जा रहा है, तो लिक्विड की पार्ट तो अभी हमने बात ही नहीं करी। वी टॉकिंग अबाउट व्हाट? किसकी बात कर रहे हैं? सस्पेंडेड सॉलिड की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब डिसॉल्व सॉलिड पर आते हैं कि सर क्या वो पोर्शन डिसॉल्व सॉलिड की कैटेगरी में गिना जा सकता है क्या? इट वॉज ऑलरेडी अ लिक्विड पार्ट, तो उसको सॉलिड की कैटेगरी में क्यों गिनेंगे? बात समझ में आ रही है क्या आपको? क्लियर है? और कोई डाउट? हाँ आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि कोई भी सॉलिड के अंदर कलर तो सॉलिड में कलर तो हो ही सकता है ऑर्गेनिक, जैसे और एग्जांपल लो। हाँ पत्ती के अलावा और कुछ? एक काम करते हैं, संतरे का कलर ले लेते हैं। संतरे का छिलका उठाओ, डाल दो पानी के अंदर, ठीक है। क्या संतरे के अंदर जो सॉलिड पार्ट है क्या वो घुल गया क्या उसके अंदर? नहीं। संतरे के छिलके में ऑलरेडी कुछ रस था, कुछ लिक्विड पोर्शन था। आप करते करते हो ना बचपन में, संतरे टुकड़ा किसी की आंख में डाल देते हो तो अंदर से उसको पिचकने पर रस बाहर निकलता है, लिक्विड पोर्शन बाहर निकलता है। शायद वही पानी में जाएगा और वही पानी में शायद कलर इंड्यूस करेगा, तो वो तो लिक्विड पार्ट था, दैट वाज अ लिक्विड पार्ट। क्या उसने कलर इंड्यूस किया क्या? सॉलिड ने कलर इंड्यूस किया क्या? नहीं किया। छिलका तो सस्पेंडेड सॉलिड है, हो जाएगा नहीं मतलब, ये तो चलता ही आ रहा है। तो किसका ट्रीटमेंट अलग होगा? संतरे के छिलके के रस का? ट्रीटमेंट पे तो अभी आएंगे आगे चल के, अभी तो सिर्फ ये वाला पॉइंट क्लियर करके चलते हैं कि क्या हम हमारे पानी के अंदर जो कलर आ रहे हैं, कोई डिजोल्व सॉलिड, जो सॉलिड है अगर वो डिजोल्व होकर आए हैं तो वो कलर पानी में क्या देंगे, और कोई सॉलिड जो सस्पेंडेड फॉर्म में पड़े हुए हैं वो क्या कलर देंगे। ठीक है, समझने की सिर्फ इतनी कोशिश करिएगा। लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये एक पानी की बोतल है, ठीक है। इस पानी की बोतल के अंदर कोई ये लोहे की रॉड है, हमने पानी में डाल दी। कैन यू इमेजिन कि पानी का कलर किसी ना किसी कारणवश आपको ब्राउन कलर किसी ना किसी एंगल से दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा पानी की रॉड बाहर निकाल दो, अब पानी का कलर कैसा दिखाई देगा? जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा जैसा है वैसा ही दिखाई देगा तो हम कह सकते हैं कि हमने सस्पेंडेड सॉलिड पड़ा हुआ था, पानी का कलर दिखाई दे रहा था कुछ अलग, सस्पेंडेड सॉलिड निकाल दिया, पानी का कलर अब वैसा नहीं दिखाई दे रहा, जैसा पहले था वैसा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस रॉड में जंग लगी हुई है और अगर वो पानी के अंदर 2 दिन तक पड़ा हुआ है और अगर ये जंग पानी के अंदर घुल गई, अब रॉड निकालने के बाद भी अगर ब्राउनिश कलर दिखाई दे रहा है तो ये हुआ क्या? इसका जो सॉलिड पार्ट था गॉट डिजोल्व इनटू इट, रिएक्शन हुई, कुछ हुआ, पानी में डिजोल्व हो गया, पानी थोड़ा सा ब्राउनिश दिखाई दे रहा है। इन दैट केस क्या कह सकते हैं? अब पानी का जो कलर है वो किसके कारण है? ये सॉलिड्स थे, पानी में डिजोल्व हो गए, इट इज गिविंग नाउ व्हाट? डिजोल्व सॉलिड के कारण ट्रू कलर दे रहा है।
क्या ये कलर अब आप निकाल सकते हो क्या? क्या एक एक सॉलिड पानी में से निकालोगे जो डिसॉल्व हो गया? डिसॉल्व सॉलिड को सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द सिंपल प्रोसेसेस। चाहे छान दोगे तो भी नहीं कर सकते अलग। लेकिन अगर बॉटल के अंदर ये रॉड डाल दूं और बॉटल में से फिर इसको छान दूं तो ये रॉड बाहर निकल जाएगी। नीचे क्या जाएगा? प्लेन वाटर चला जाएगा। क्या उसमें अब ब्राउन कलर दिखाई देगा? अगर जंग नहीं घुली तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आपका डाउट क्लियर हुआ क्या बेटा? जो पत्ती का रस है वो रस है, वो दैट इज नॉट अ सॉलिड पार्ट, है ना? आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? एग्जाम्पल जितने लेना ले लो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सोचना उस नजरिए से होगा कि हम जो पार्ट जो बात कह रहे हैं उसमें क्या हमारे बातों में कुछ ऐसी छिपी बात तो नहीं है जो हम शायद नहीं समझ पा रहे। ठीक है, क्लियर है क्या पार्ट इतना? ठीक है। तो हमारे पास आइदर इट इज अ अपेरेंट कलर और ट्रू कलर। ये तो अपेरेंट है कि जो सिर्फ लग रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं पानी के पास, ये पानी के पास है। ठीक है, क्लियर है क्या? लिखिएगा पॉइंट पहला, कलर इन वाटर, कलर इन वाटर induces psychological effect. Color in water induces psychological effect. Color in water induces psychological effect. Color in water induces psychological effect, comma, creates laundry and dyeing purpose. 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 Sorry, drying. Creates laundry and drying problems. Creates laundry and dyeing problems. अगला पॉइंट लिखिएगा, color like reddish brown, color like reddish brown, color like reddish brown in water is generally in water is generally induced by dissolved iron, is generally induced by dissolved iron, is generally induced by dissolved iron, comma, greenish or greenish brown color, greenish or greenish brown color, greenish or greenish brown color is generally induced by, is generally induced by, is generally induced by manganese, manganese, manganese or algae content, manganese or algae content, manganese or algae content, manganese or algae content, manganese or algae content. Full stop. Next point. Color in water, color in water sample, color in water sample is determined by, color in water sample is determined by, is determined by a device, is determined by a device, is determined by a device called as tintometer, called as tintometer, tinto, called as tintometer, called as tintometer, which uses, which uses, which uses Nessler tubes, Nessler, Nessler tubes, which uses Nessler, Nessler, Nessler tubes, which, which uses, which uses color matching technique, which uses color matching technique and intensity of color, and intensity of color is expressed in, and intensity of color is expressed in
is expressed in unit is expressed in unit as is expressed in unit as true color unit is expressed in unit as true color unit TCU TCU which is obtained by which is obtained by addition of which is obtained by addition of platinum which is obtained by addition of platinum in the form of in the form of chloroplatinate ion CHLORO chloroplatinate PLATINATE chloroplatinate ion in 1 liter of pure water chloroplatinate ion in 1 liter of pure water 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 ठीक है लिखिएगा TCU is also referred as Hazen unit HAZEN TCU is also referred as Hazen unit HAZEN Hazen unit Hazen Hazen unit TCU is also known as Hazen unit is also referred as Hazen unit full stop next point next point the scale of measurement the scale of measurement of color द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कलर मतलब जो हम स्टैंडर्ड सैंपल से बना रहे हैं ना जो बहुत सारी वैल्यूज को सोचकर उसी को हम कहते हैं क्या लिखा हमने द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल इज ऑल्सो नोन एज प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल इज ऑल्सो नोन एज प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल ठीक है तो यहां पर हमारे पास कलर की पानी के अंदर परमिसिबल लिमिट विल बी हाँ बोलें लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दीजिए क्या लिखा द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कलर द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कलर इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल और कलर की हमारे पास पानी के अंदर परमिसिबल लिमिट कितनी 5 TCU तक और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 25 TCU तक डायरेक्ट वैल्यूज है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एज इट इज ध्यान रखना है another parameter अगले पैरामीटर पर बात करते हैं कि हमारे पीने के पानी में अगर हमें कोई और फिजिकल पैरामीटर जिससे हमें दिक्कत हो सकती है वो है टेम्परेचर और टेम्परेचर से क्या दिक्कत हो सकती है मुझे इतना बताओ फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि कोई केमिकल रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पॉसिबल है और अगर मैंने पानी का टेम्परेचर बदल दिया तो या तो वो कोई केमिकल रिएक्शन या तो फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी या शायद हो ही नहीं पाएगी इन दैट केस पानी का टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस को अकर कराने के लिए सर केमिकल प्रोसेसेस कहां पर होंगी जब हम ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे ठीक है इन दैट केस कहीं कहीं पर अगर केमिकल का इस्तेमाल हुआ तो कहां पर हो सकता है अगर शायद थोड़ा बहुत भी ध्यान हो बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है क्लोरीन अपने आप में एक पीएच डिपेंडेंट केमिकल है ऊपर से टेम्परेचर डिपेंडेंट केमिकल है
कि अगर टेम्परेचर उसकी पर्टिकुलर रेंज में नहीं हुआ या जिस रेंज में वो काम करता है, तो या तो वो अपनी रिएक्टिविटी स्लो कर देगा या रिएक्टिविटी ज्यादा कर देगा, या शायद तक हो सकता है कि रिएक्ट ही ना करे। तो इन दैट केस पानी के अंदर टेम्परेचर भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को अफेक्ट करता है। तो दूसरी चीज ये, टेल मी वन मोर थिंग, जब आप लोग पानी पीते हो, आजकल आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग हमें बार बार सलाह देते रहते हैं कि सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए, दिन में भी गर्म पानी पीना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों को अच्छा लगता है गर्म पानी पीना? हाँ, ठीक है। और बाकी सब लोगों को तो सबसे कंडीशन ये लगती है कि घर जाओ, फ्रिज खोलो, बोतल उठाओ, और जो वो ठंडा पानी पीने में आनंद आता है वो एक अलग ही आनंद है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ये कंडीशन है। उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, और वो रीजन क्या, कि पानी के अंदर टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जरा सोचना, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। मान लो मेरे पास ये कोई एक वाटर का सरफेस है। अच्छा, इस वाटर के सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसमें अलग अलग टाइप की गैसेस हैं। इन गैसेस के जरा नाम बता सकते हो मुझे फ्रॉम दी डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा प्रेजेंस किसका है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑर्गन की अर्गन, और CO2 मान ले, नियोन की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, सारी बात कर सकते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज 78 के बराबर, इसका परसेंटेज 21 के बराबर, कितना हो जाता है? 99 के बराबर। 91 नहीं, 99। 78 तो 88, 98 और 1 99। ठीक है। अच्छा, ये बाकी जितनी भी अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, है तो बहुत सारी, लेकिन सबका परसेंटेज कितना है? बहुत कम है, 1% से कम है। ठीक है, इनको हटा देते हैं। अब मुझे बताओ, 11th 12th 9th 10th केमिस्ट्री में अगर लॉ पढ़ा हो कि अगर किसी पानी के सरफेस के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस अवेलेबल है और उस पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तो हर अलग अलग गैस, हर अलग अलग गैसियस पार्टिकल का जितना उसका पार्शियल प्रेजेंस है, वो उतना ही प्रेशर लगाएगा। हाँ या ना? मतलब इस पे जो लग रहा है प्रेशर पानी के ऊपर, ऊपर प्रेजेंट गैसेस में से सबसे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है N2, फिर प्रेशर लगा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, N2 अपने आप में बहुत स्टेबल होता है, तो वो जब प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर लगा तो रहा है इस पानी के ऊपर, लेकिन पानी के अंदर घुल नहीं सकता वो। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन अपना प्रेशर लगाता है इस पानी के ऊपर, तो ऑक्सीजन रिएक्टिव मटेरियल है हमारे पास, रिएक्टिव गैसेस है हमारे पास, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और उसे हम डिसॉल्व ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। तो जो आपके H2O के अंदर जो ये ऑक्सीजन है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच ऑक्सीजन है, ये वो ऑक्सीजन, लेकिन अलग से इसके अंदर ऑक्सीजन घुलती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, और जब हम पानी पीते हैं तो हमें उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से ही एक अच्छा स्वाद आता है। अगर मैंने इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इन दैट केस क्या यहां से वेपर्स नहीं उठेंगे? अगर ये वेपर्स उठेंगे, तो अब मुझे बताओ, अगर ये वेपर्स नहीं थे, तब इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कुछ N2 और कुछ ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा था। आज जब टेम्परेचर बढ़ गया इसका, तो इसके टेम्परेचर बढ़ने से इसके ऊपर वेपर्स आ गए, और अब जो है प्रेशर लग रहा है, वो कुछ प्रेशर वेपर्स का भी लग रहा है। कुछ प्रेशर अब इसके ऊपर प्रेजेंट वेपर्स वो भी एक प्रेशर लगा रहे हैं, और जब वो प्रेशर लगा रहे हैं, तो पहले जितनी ऑक्सीजन घुल सकती थी, अब उसका थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि उसको साइड करके अब वेपर्स ने प्रेशर लगाना चालू कर दिया। इन दैट केस क्या ऑक्सीजन जितनी पहले घुल सकती थी, क्या उतनी ऑक्सीजन अब घुलेगी? नहीं घुलेगी। सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, आपके पास डिसॉल्व ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, जो मतलब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है या गैसेस की सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, वो कम हो जाती है। और जब डिसॉल्व ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाएगा पानी के अंदर, यू विल फील अ लिटिल बिट लेसर टेस्ट। तो गर्म पानी जब पीते हैं, क्या पानी का स्वाद अच्छा लगता है? क्या नहीं लगता?
ठीक है। इन दैट केस टेम्परेचर हमारे पास गैसेस की सॉल्युबिलिटी को भी पानी के अंदर अफेक्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर मुझे पढ़ना जरूरी बन जाता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे सोचें कि मान लो ऑक्सीजन की वजह यहां पर CO2 का प्रेजेंस अगर 21% होता, तो इस पानी पर ऑक्सीजन से ज्यादा ज्यादा प्रेशर कौन लगाता? CO2 लगाता, और CO2 इसके अंदर क्या हो जाता? खुल जाता, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर आ जाती। आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उस कोल्ड ड्रिंक में अगर आपने इंग्रेडिएंट्स लिखे हो तो उसमें लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। मतलब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर घोलने की कोशिश करते हैं। तो प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड घोलते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पड़ी हुई होती है, और जब आप उसे चिल्ड करोगे तो आपको वो कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर, कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर तो फ्लेवर है, और उसके अंदर बहुत सारी शक्कर है, लेकिन जो वो आपको एक वो तीखापन लगता है, इट इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब आप ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालते हो, तो ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद आपको दिखता है बबल्स निकलते चले जा रहे हैं। वो क्या निकल रहे हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घोली गई थी प्रेशर से, अब वो धीरे धीरे निकल रही है। क्यों? बिकॉज इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, हमेशा कोई भी फ्लो होगा, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्लास के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एटमोस्फियर, तो अभी धीरे धीरे निकलती चली जाती। आधे घंटे तक ग्लास में पड़े रहने दो, जब ग्लास में वो कोल्ड ड्रिंक ठंडे से थोड़ी गर्म रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब पी के देखो कैसा टेस्ट आता है। टेस्ट आएगा ही नहीं, सिर्फ आपको कोला का थोड़ा बहुत फ्लेवर आएगा, बाकी पूरा का पूरा शक्कर लगेगा, ठीक है। इट इज अ वाटर, वेट इज कंप्लीटली शुगर। तो इन दैट केस टेम्परेचर जो है वो हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज, गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तीसरे पैरामीटर पर आते हैं कि टेम्परेचर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्टडी करना। मुझे बताओ, ठंड के मौसम में, ठीक है, मान लो कि आप लोग यहाँ पर रहते हो भोपाल में, और खुद जो है अपना खाना मेस से खाना नहीं खाते। मान लो कि आपने जो है आज खाना बनाया, और खाना बनाकर आपने, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते कि मान लो आपने आज खाने में दाल और चावल बनाए, ठीक है। तो दाल जो है आपने बनाई, और आपने अपने किचन के स्टैंड पर रखकर भूल गए, और आप जो है आज इंस्टीट्यूट आ गए, और पता चला कि आज आपको घर से कोई फोन आया कि आपको इमरजेंसी में आना है। आप घर नहीं गए, और आप अपने घर निकल लिए, मतलब आप अपने यहाँ पर रूम पर नहीं गए और आप अपने घर निकल लिए, ठीक है। 2-3 दिन बाद आप आए, 2-3 दिन बाद आप आए, और आप ट्रेन की जर्नी से आए हो, थके हो, आपने सोचा कि अब घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचे, आपने देखा कि वाह यार, दाल रखी है किचन के स्लैब पे, दाल बनी बनाई रखी है, करना कुछ भी नहीं है, बस रोटी निकालना है या चावल बनाना है और खाना है। क्या वो आपको लगता है वो दाल खराब हो चुकी होगी? ठंड के मौसम में टेम्परेचर इतना नीचे है कि उस दाल में बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बहुत कम, ठीक है। सो आई कैन से दैट कि टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सप्रेस हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, या ना के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर इन एनी केस, अगर यही काम आप गर्मी के मौसम में मई के महीने में कर रहे होते, मान लो आपने सुबह खाना बनाया, सेम वार सेम सब कुछ कांस्टेंट, कि खाना बनाया, गलती से खाना जो है आप अपने किचन की स्लैब पर भूल गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए। अब कोचिंग पे आप जो है बहुत देर से इसी विचार में हो, सर कुछ भी करके आज जल्दी छुट्टी दे दो, दाल पड़ी है घर पे, वो जाके खाना है, वरना खराब हो जाएगी तो वापस बनाना पड़ेगी। 3 बजे क्लास छूटी, आप घर से निकले, ठीक है, 4 बजे तक जैसे ही पहुंचे, आपने सबसे पहले गेट खोल के जो कॉपी किताब जो सब फेंक दी, और सबसे आगे पहले आपने किचन के स्लैब पर से दाल उठाकर देखी, आपने दाल उठाई, दाल और दाल गई, दाल खराब। क्या हुआ? सब कुछ वैसा था, दाल वैसे ही बनाई, दाल वही है, पानी वही है, मसाले वही है, सब कुछ वही था जो ठंड के मौसम में जनवरी के महीने में किया, और जो गर्मी के मौसम में मई के महीने में किया। अंतर सिर्फ आया टेम्परेचर का। द टेम्परेचर वाज सो हाई ड्यूरिंग द डे कि हमारे पानी के अंदर, सॉरी, जो हमारा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, हमारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फास्ट हो गई। तो गर्मी के मौसम में हम देखते हैं खाना जल्दी खराब हो जाता है, और ठंड के मौसम में हमारे पास खाना थोड़ा लेट खराब होता है। व्हाट आई कैन से इज, टेम्परेचर के चेंज होने से
हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी बहुत फास्ट या बहुत स्लो हो जाती है। जो पानी हम पीने के लिए चाहते हैं, अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और उस पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, आपको नहीं लगता वो ऑर्गेनिक कंटेंट जल्दी सड़ेगा? जल्दी सड़ेगा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट हमारे कंज्यूमर को, ये अफेक्ट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पानी अगर गर्म हुआ तो ये डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को या तो होने नहीं देगा या उनके प्रोसेसेस को ऑल्टर कर देगा, जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में हम कराना चाहते हैं। इट इज अगेन अ प्रॉब्लम। ठीक है। तीसरी चीज, पानी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर बदलने से ऑक्सीजन या गैसेस की सोल्युबिलिटी कम या ज्यादा हो जाती है। कल को कोई प्रोसेस करना चाहता हूं, इन एनी केस मान लो क्लोरीन का भी ट्रीटमेंट करना और क्लोरीन डाइऑक्साइड गैसेस का इस्तेमाल करना हुआ, पानी के टेम्परेचर के ऑल्टर करने से, पानी के टेम्परेचर के बदलने से मेरे वो डिफरेंट प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे। इन ऑल द केसेस आई नीड टू हैव कि पानी का टेम्परेचर जो सही है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो यही एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर लोगों तक पानी पहुंचाना है और पानी अगर आपके पास मान लो 3 डिग्री सेल्सियस का और लोगों ने कहा हमको पानी 18 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, आप पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बहुत अच्छी कंडीशन हमारे पास ये है कि जितना भी पानी हम कहीं से उठाते हैं वो हमेशा हमारे पास उस टेम्परेचर पर होता है जिसमें हमें कोई दिक्कतें नहीं होती। जनरली जो पानी की हमारे पास परमिसिबल लिमिट्स है वो है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो आप ठंड के मौसम में भी पानी उठाकर देखोगे तो वो 10 डिग्री से बहुत ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, अगर वो पानी सप्लाई करने के लिए है। रिवर का पानी अगर बात कर लेते हैं, इन दैट केस वो पानी चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आप उस पानी को अगर पानी किसी रिवर के पानी को अगर हाथ में उठाकर देखोगे तो उसका पानी का टेम्परेचर कोई 50 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, ना ही आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये लगभग लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर तक जाता है। तो इन दैट केस पानी हमारे पास कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है। ठीक है, बट हाँ, टेम्परेचर बदलेगा तो दिक्कतें हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था। ठीक है, लिखेगा पहला पॉइंट टेम्परेचर। जितने पॉइंट में बोल रहा हूं ना, ये सारे के सारे एक एक सवाल है आपके। जितनी चीजें आपने नोट्स में लिखी है, जितनी चीजें बोल रहा हूं, ये सब एक एक सवाल है जेई की और एई की एग्जामों के। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। हर एक लाइन जो आप लिखते हो, हर एक वर्ड जो आप लिखते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, लिखिएगा टेम्परेचर। पहला पॉइंट इसमें, temperature of water temperature of water affects temperature of water affects different different chemical and biological activities. Temperature of water affects different chemical and biological activities. Next point, an average increase of 10 degrees celsius an average increase of 10 degrees celsius of temperature an average increase of 10 degrees Celsius of temperature almost doubles the biological activity. 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 Next point, solubility of gases inversely proportional to temperature of water. Solubility of gases inversely proportional to temperature of water. Inversely proportional लिखना नहीं, साइन बनाना है ना। Solubility of gases inversely proportional to temperature of water. टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस की solubility कम हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस की solubility बढ़ जाती है। इसलिए ठंडा पानी आपको ज्यादा स्वाद देता है क्योंकि उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। गर्म पानी कम स्वाद देता है क्योंकि उसके अंदर आपको डिजोल्व ऑक्सीजन कम मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, for drinking water supplies for drinking water supplies the temperature of water should be the temperature of water should be the temperature of water should be in the range of the temperature of water should be in the range of 10 to 25 degrees celsius 10 to 25 degrees celsius should be in the range of 10 to 25 degrees celsius. So this is the fourth physical quality parameter जिसके बारे में हमने बात की। अगले पर बात करते हैं, another one is